नमस्कार, मैं हूं परवेज़ अहमद। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी में। चुनाव को लेके बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ईवीएम को लेके विपक्ष ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी थी। अब उन चुनौतियों के बीच चुनाव हो रहा है, भीषण गर्मी भी है। हमारे साथ मौजूद है बाराबंकी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी। सर, चुनाव को लेके क्या क्या तैयारियां हो रही? बाराबंकी बहुत चर्चा में रहा कि जब इसके जो प्रचार प्रसार है उसको लेके जी। क्या क्या उसकी आपकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जनपद बाराबंकी में जो वोटिंग है वो 5वें चरण में है और 20 मई को जनपद बाराबंकी में वोटिंग होनी है। इसको लेके जो तैयारियां हैं विगत 2 माह से लगातार हम लोग कर रहे हैं और लगातार स्वीप की एक्टिविटीज़ की गई हैं। एक वोटिंग परसेंटेज एक मेजर चैलेंज है गर्मी को देखते हुए, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़े उसको लेके लगातार गतिविधियाँ ग्राम स्तर पर भी की जा रही हैं और शहरों में भी की जा रही हैं। इसके अलावा जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारे वोटर लिस्ट जो है वो एक प्यूरीफाइड वोटर लिस्ट तैयार हो जाए। तो इसका कार्य पिछले वर्ष जो है नवंबर से ही चल रहा है, अक्टूबर-नवंबर से ये काम चल रहा है। तो पहले समरी रिवीजन में वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई, जो वोटर्स छूटे हुए थे उन सब लोगों को जोड़ा गया है, जो नए वोटर्स हमारे 18 वर्ष के हुए हैं उन सब लोगों को जोड़ा गया है। उसके बाद फिर कॉन्टीन्यूअस रिवीजन का काम भी फरवरी और मार्च और अप्रैल के महीने में किया गया है। तो वोटर लिस्ट जो एक प्यूरीफाइड वोटर लिस्ट होनी चाहिए उसको तैयार किया गया है। उसके साथ में ही ईवीएम की तैयारी होती है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको रैंडमाइज़ करना होता है, उसको उसकी एफएलसी करनी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग करना होता है। उसके फिर ईवीएम की कमीशनिंग होती है, कैंडिडेट सेट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो वो जो तैयारियां हैं ईवीएम से संबंधित उसको भी लगातार अभी किया जा रहा है। फर्स्ट रैंडमाइजेशन ईवीएम का भी हो चुका है और जल्द ही सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद उसके भी कैंडिडेट सेटिंग का कार्य किया जाएगा। तो जो इलेक्शन से संबंधी जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का काम होता है। उसमें जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके उसमें प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। 107/16 की कार्रवाई होती है, गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है। लगातार वो गतिविधियाँ भी की जा रही हैं। जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ज़िले में नहीं रहना चाहिए उनको ज़िला बदर करने की कार्रवाई की जा रही है। वैसे ही इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड होता है और जो स्टैटिक की टीमें होती हैं, तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स होते हैं, तो वो लोग भी अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। तो इलेक्शन से दृष्टिगत जितने भी अलग अलग पहलू होते हैं सभी पहलुओं पे लगातार कार्य किया जा रहा है। सर, लगातार सास बहू जो है वो ननद कार्यक्रम आपने आयोजित किए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। इस बार कितने नए मतदाता आ गए हैं? कुल कितने मतदाता हैं उसमें? कितने मतदाता पहली बार वोट करने जा रहे हैं? ये सब सर थोड़ी सी जानकारी। देखिए, हम लोग के यहाँ जो वोटर लिस्ट रिवीजन की आप बात कर रहे हैं, टोटल आज की डेट में अगर हम देखें तो करीब 23,37,000 मतदाता इस जनपद बाराबंकी में हैं और उसमें से करीब 1,07,000 नए मतदाता हैं हमारे जो अभी जोड़े गए हैं और उसमें 18 और 19 वर्ष के ही करीब 40,000 मतदाता हैं जो जस्ट 18 साल के हुए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो पहली बार इस इलेक्शन में मतदान करेंगे। करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हमारे न्यू वोटर्स हैं। और जो आपने सास बहू सम्मेलन की बात की है उसमें पिछले इलेक्शंस का हम लोगों का एक्सपीरियंस ये था कि जनपद बाराबंकी में ये थोड़ा एक पेक्यूलियर सा इशू है कि यहाँ महिलाओं का टर्नआउट जो था, वोटिंग परसेंटेज जो था वो थोड़ा कम था पुरुषों के सापेक्ष। पिछले इलेक्शन में भी करीब 5% का अंतर था। ओवरऑल 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जनपद में 63% वोटिंग हुई थी। पुरुषों की वोटिंग 65% थी और महिलाओं की वोटिंग जो है वो 60% थी। तो करीब 4 से 5% का दोनों में वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस था। तो उस चीज़ को भी ठीक करने की आवश्यकता थी। जब हम लोगों ने गाँव में लोगों से बातचीत की तो ये तथ्य सामने आया कि जो गाँव में नई बहू आती हैं तो उनको वोटिंग के लिए जो है वो पोलिंग बूथों तक जाने में कठिनाई हो रही है ग्रामीण परिवेश में। तो उसके लिए हम लोगों ने इनिशियली शुरू किया कि जो एक सास बहू सम्मेलन आयोजित किया जाए जिसमें जो नई बहू है उसकी सास को ही ये जिम्मेवारी दी गई कि आप अपनी बहू के साथ में वोटिंग के लिए जाएं और दोनों साथ में वोटिंग करके आएँ, ताकि जो नई शादियां हुई हैं, जो नई बहुएं आई हैं गांव में, उनकी भी वोटिंग हो पाए। ऐसे ही हम लोगों ने ये भी देखा कि जो 18, 19, 20 साल की जो बच्चियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई हैं वो भी बड़ी संख्या में अपने वोट नहीं बनवा रही थी और अगर किसी का वोट बना भी था तब भी वो वोटिंग को लेके उतनी जागरूक नहीं थी।
तो इसको और थोड़ा एक्सपैंड किया गया कि सास बहू ननद सम्मेलन किया गया कि उन बच्चियों को भी उन कार्यक्रमों में जो हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने आंगनवाड़ी केंद्रों पे किया था, तो इसके माध्यम से कोशिश ये हो रही है कि ये जो 5% का जो वोटिंग परसेंटेज का गैप है इसको हम लोग फुलफ़िल करें और बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोटिंग करने के लिए निकलें। सर, दिव्यांग और जो 80 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो किस तरीके से वोट डालेंगे, उनको क्या सुविधा दी जाएगी? देखिए, हमारे जनपद की अगर हम बात करें तो दिव्यांग वोटर करीब 21,700 हमारे दिव्यांग वोटर हैं और उनको इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे वोटर जो चलने फिरने में अक्षम हैं, जिनको वोटिंग बूथ तक आने में, पोलिंग बूथ तक आने में ज़्यादा कठिनाई होगी, तो उनको घर से वोटिंग करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है और इसके लिए एक फॉर्म 12D है जो कमीशन ने तय किया है। तो हम लोगों ने जितने भी हमारे 21,000 वोटर थे उन सब लोगों को ये फॉर्म BLOs के माध्यम से वितरित कराया है और ऐसे ही जो 85 वर्ष से ज़्यादा के हमारे उम्र के मतदाता हैं, जो वरिष्ठ मतदाता हैं, ऐसे 17,000 से ज़्यादा मतदाता हमारे जनपद में हैं, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने फॉर्म 12D वितरित कराया था। कुल मिला के 571 वोटर हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की इच्छा व्यक्त की है कि वो पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाएंगे और पोलिंग बूथ से वो वोट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने घरों से ही वो वोट करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने उन सभी 571 मतदाताओं को चिन्हित करते हुए उनके लिए पोस्टल बैलेट जारी करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ कर दी है और उनके घरों तक जाने के लिए जो पोलिंग पार्टियां होंगी वो भी गठित कर दी गई है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही उनके घरों तक वो पोलिंग पार्टियां जाएंगी और जाके घर से ही उनकी वोटिंग जो है वो इंश्योर कराई जाएगी। तो ये सर, इसका प्रचार प्रसार, फ़ोन नंबर्स वगैरह कैसे होंगे? अगर किसी के यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं ये लोग जो ड्यूटी पे लगाए गए, तो कैसे वहाँ तक अपनी बात कह सकें? बहुत तरीके हैं उसके। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपके गांव में आपका BLO है, एक जो आपके BLO स्कूल पे ही आपको मिल जाते हैं, तो आप सबसे पहले तो उनको संपर्क कर सकते हैं। उनके पास फॉर्म पड़ा हुआ है, उन्हीं को फॉर्म भर के आपको देना है। तो सबसे आसान तरीका तो यही है। अगर वो नहीं होता है तो 1950 एक टोल फ्री नंबर है जो इलेक्शन कमीशन का है, उस पर वो कॉल करके बता देंगे तो हम लोगों तक ये जानकारी आ जाएगी, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इलेक्शन कमीशन द्वारा वो जारी किया गया है। चाहे तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे NGRS पोर्टल एक बनाया गया है, उसके माध्यम से वो कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर हमारे तक उस सूचना आ जाएगी तो BLO उनसे संपर्क कर लेंगे और वो फॉर्म भर के 12D अगर दे देते हैं तो उनके घर से जाके वोटिंग की व्यवस्था कराई जा सकती है। हाँ, जो लोग मतदान केंद्र पे पहुँचेंगे सर, वो आपने कहा था कि इस बार लंबी लाइनें नहीं लगनी पड़ेंगी, उसके लिए कुछ और सुविधाएं वहाँ पे दी गई हैं? जी, इस बार गर्मी हम देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने से ही काफ़ी गर्मी बढ़ी हुई है, तो हम लोग का प्रयास ये है कि लोगों को लंबे समय तक ना तो लाइन में खड़ा रहना पड़े और अगर लाइन लंबी होती भी है तो धूप में किसी को कम से कम खड़ा ना होना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि सभी पोलिंग बूथों पे टेंट के माध्यम से शेड की व्यवस्था की जाएगी, छाया की व्यवस्था की जाएगी। उसके अतिरिक्त हम लोग हर कमरे में, हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे कुछ कमरे वेटिंग रूम की तरह डेवलप करेंगे, जहाँ पे कुर्सियाँ लगी रहेंगी और कोई भी वोटर अगर आता है वो देखता है कि लाइन है तो आराम से वेटिंग रूम में आराम से बैठ सकते हैं, अपने नंबर का इंतज़ार करेंगे और फिर जब उनका नंबर आएगा तो वो वोट कर सकते हैं। तो कोशिश यही की जाएगी किसी को भी लाइन में खड़ा ना रहना पड़े, ना ही धूप का किसी को सामना करना पड़े, आसानी से प्रेजेंट माहौल में सब लोग वोटिंग कर पाएँ। संवेदनशील कितने बूथ हैं या कुछ सरयू नदी के पार बूथ हैं, वहाँ पर जाना बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए क्या प्रयास किया? 2 अलग-अलग बिंदु हैं ये। एक तो ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से जो हमारे लिए क्रिटिकल बूथ जिसको आप कह रहे हैं, संवेदनशील बूथ जिसको आप कह रहे हैं, वो हम लोगों ने 229 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, मतदान केंद्र हैं जिसको आइडेंटिफाई किया है और इसमें से हमारे 10 जो हैं वो वल्नरेबल बूथ भी हैं। इन सभी बूथों पे जाके डिटेल में हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, SDMs के, पुलिस के विजिट्स हुए हैं। इसमें ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो संवेदनशीलता को कंट्रोल करने के लिए उसी हिसाब से कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। जहाँ तक घाघरा नदी के पार के बूथों की बात है तो मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जॉइंटली उन सभी बूथों का निरीक्षण किया गया। करीब 12 मतदान केंद्र हैं हमारे जो नदी के दूसरे साइड हैं और जहाँ पे जो पोलिंग पार्टियां हैं वो दूसरे ज़िलों से होते हुए जाती हैं, वो या तो गोंडा बहराइच होते हुए जाती हैं या इधर फैज़ाबाद रोड से होते हुए जाती हैं। तो उन बूथों के लिए भी हम लोगों ने विशेष तैयारियां रखी हैं। वहाँ की जो सेक्टर की टीम है, सेक्टर उनको कम बूथों का एक एरिया दिया गया है और वहाँ पे जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो और ज़्यादा एडिशनल रखे हैं हम लोगों ने कि किसी को अगर कोई इमरजेंसी सूचना भी देनी हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए।
तो धन बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए? जैसा पहले ही मैंने बताया कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग होती है उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें होती हैं और स्टैटिक सर्विलांस की टीमें होती हैं। तो हर विधानसभा में 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें ऑलरेडी हम लोगों की जिस दिन से इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ था 16 मार्च से, उसी दिन से चालू है। और 26 अप्रैल से हम लोगों के जो स्टैटिक सर्विलांस की टीमें हैं वो भी 21 अलग अलग लोकेशंस पे बैरियर बनाकर वहाँ पे लगातार चेकिंग कर रही है। जितनी भी आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उन सब की चेकिंग हो रही है। इसके अलावे हम लोग को जहाँ कहीं पे भी सूचना मिल रही है, वो लिकर से संबंधित हो या कैश से संबंधित हो या ड्रग्स से संबंधित हो, तो लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी बड़ी मात्रा में जो है वो लिकर के सीज़र या जो देशी लहन होता है, जो कच्ची शराब होती है, उसको नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। ड्रग्स का सीज़र 2-2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ड्रग्स के सीज़र भी किए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों पे लगातार ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस और मजिस्ट्रेट्स दोनों इसको लेकर लगातार सतर्क भी बने। कितने मतदान कर्मी और मतदान केंद्रों पर लगाए गए हैं? उस जिस दिन पोलिंग पार्टी से रवाना होंगी, बहुत गर्मी होगी, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, उसके लिए क्या प्रबंध किए हैं? देखिए, इस बार ही करीब हमारे 2615 बूथ हैं, तो करीब 13,600 हमारे पोलिंग पार्टियां हैं जो इलेक्शन के दौरान डिप्लॉय होंगी। और जो हमारे पोलिंग पार्टी का डिस्पैच है वो हमारी नवीन मंडी स्थल जो है वहाँ से होना है। और वहाँ पे प्रॉपर शेड की व्यवस्था कराई जा रही है, कूलर्स की व्यवस्था कराई जा रही है, वहाँ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। बसें भी जो है एकदम बगल में ही रखी जाएंगी ताकि किसी को भी लंबी दूरी तक भी पैदल चलने की ज़रूरत ना पड़े। वो आराम से बसों से अपने अपने पोलिंग बूथों तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पे भी पोलिंग स्टेशंस पे भी कहा गया है कि हर तरह की व्यवस्था वहाँ जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो रहें, पंखे की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ें इंश्योर कराई जाएंगी। किसी भी पोलिंग पार्टी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। इसके बाराबंकी में हम मौजूद हैं। यहाँ पे 5वें चरण में चुनाव होना है। चुनाव एक बड़ी चुनौती है और ख़ासकर ज़िला प्रशासन के लिए। हम मौजूद हैं बाराबंकी की एसपी दिनेश कुमार सिंह साहब के साथ। सर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या क्या तैयारी की गई है? शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए आपके लेवल पे क्या क्या अब तक तैयारी की जा चुकी है? ये बाराबंकी में जैसा आपने कहा 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होना है, जिसमें बाराबंकी लोकसभा सीट पे 5 विधानसभा हमारी हैं और फैजाबाद लोकसभा सीट में हमारी 1 विधानसभा दरियाबाद लगती है। उसमें कुल 6 विधानसभा सीटें हैं जिन पे कि बाराबंकी जनपद में चुनाव होना है 20 तारीख को। इसको लेकर के हम लोगों ने पूरी व्यापक तरीके से तैयारी भी कर ली है। पिछले चुनावों के अनुभवों से जो गैप्स था उसको ठीक भी कर लिया गया है। कुल हमारे पूरे जनपद को 189 सेक्टर्स में डिवीज़न किए हैं हम लोग और 20 जोन में विभक्त करके पूरा डिप्लॉयमेंट कर भी लिया गया है। और जो हमें एक्स्ट्रा फोर्स का आकलन था वो भेजा गया और मुख्यालय से हमें आवंटित भी हो गया है और उसकी लगातार ड्यूटी लगाने का काम चल रहा है। साथ ही हमें CPMF फोर्स भी मिली हुई है पर्याप्त मात्रा में, उसका हमने क्रिटिकल बूथ पे डिप्लॉयमेंट भी करेंगे और उसके लिए QRT की टीम भी बनेगी, थानों पे भी रिजर्व टीमें रहेंगी और इस प्रकार बहुत पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट होगा। वैसे बाराबंकी का जो अपना इतिहास है वो बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब का है और महादेवा और देवा की धरती है। ये अमन चैन से रहते हैं लोग, वोट बढ़ चढ़ के ही हिस्सा लिए अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है। निश्चित तौर पे लोग उसी तरह से वोट देंगे उस दिन। और सबसे मेरी एक अनुरोध भी है कि 20 तारीख को बाराबंकी जनपद अपने पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक करे वोट देने में, तो निश्चित तौर पर पूरी बाराबंकी इससे गौरवान्वित होगी और सभी लोगों के लिए आगे के लिए एक प्रेरणा भी बनेगी। बाराबंकी जनपद में डिप्लॉयमेंट को लेकर के जो तैयारियां हैं उसमें मतदान के एक दिन पहले जो हमारी EVM है उसकी रवानगी मंडी से होगी। वहाँ भी EVM की सुरक्षा और उसकी रवानगी और यातायात को दृष्टिगत रखते हुए पूरा प्रबंध किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का भी हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं कर ली हैं वहाँ पे। और काउंटिंग को लेकर के भी हमारी तैयारियां हैं, उसका असेसमेंट है, उसका डिप्लॉयमेंट करेंगे जो मंडी में ही होती है जहाँ स्ट्रांग रूम बनता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव का नामांकन का जो फेज़ जिस तरह से सकुशल संपन्न हुआ है, सभी लोगों ने इसमें बहुत सहयोग किया और उसी तरह से आने वाले दिनों में चुनाव और उसके बाद मतगणना, ये सारे कार्यक्रम सकुशल ही संपन्न होंगे। इस बीच हमें कुछ VIP मूवमेंट भी होंगे जिसके हम लोगों ने एक्सरसाइज कर रखी है। उसके लिए जो संसाधन चाहिए, मैन पावर चाहिए, उसका होमवर्क हो गया है, उसको भी सकुशल संपन्न कराएंगे।
सर, चुनाव आयोग का निर्देश है जो बूथ पे पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे वो अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी के साथ साथ थोड़ा सा फ्रेंडली भी रहें, लोगों से ऐसा व्यवहार न करें, उसके लिए आपकी तरफ से क्या निर्देश दिया गया? देखिए, अब हमने फोर्स को लगातार इस बात के लिए ब्रीफ किया। इवन दी नामांकन ड्यूटी में भी कहीं कोई इशू नहीं आया। लोगों को इस बात से अवगत जरूर करा दिया जाता था पहले ही कि ये नाम्स हैं, ये नियम्स हैं और ये तय से प्रोग्राम हैं जिसमें आपको जाना चाहिए, इतने अनुमान्य संख्या है, और सभी ने उसका पालन किया। चुनाव धीरे धीरे करते हुए अब धीरे धीरे अपना लोकतंत्र बहुत मजबूत भी हो रहा है, तो लोगों को आइडिया है कि हमें मतदान केंद्र पे जाकर के एक जनरल जो आचार संहिता है उसके पालन में क्या करना चाहिए। तो हमारे फोर्स के लोग, कहीं ऐसी केस भी नहीं आ रही बहुत कि कहीं कोई के साथ बहुत ख़राब व्यवहार कर रहे हैं। लोग लगातार प्रेरित ही कर रहे हैं। फोर्स भी हमारी खुद भी अधिक से अधिक मतदान केंद्रों पर आने के लिए और मतदान करने के लिए लोगों को लगातार प्रेरित ही कर रही है। कई कार्यक्रमों में शामिल भी रहे हम लोग। तो लोग अब धीरे धीरे, पुलिस से ऐसी कोई गैप नहीं है जी, जो कि इस बात के लिए करे कि वहाँ जाने में कोई हिचक रखेंगे। हाँ, ये बात सही है कि हम अपने मतदान केंद्रों पे फ्रिस्किंग चेकिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी रखेंगे। अगर वहाँ पे कोई दोबारा मतदान करने की कोशिश किया या फेक मतदान करने की कोशिश किया तो वो उसको तो नहीं बख्शेंगे, उस पर तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए हम इनक्लोजर भी रखेंगे चेकिंग वगैरह के लिए। लेकिन हर सम्रांत नागरिक, हर नागरिक हमारे लिए सम्मानजनक है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करें। सर, धन बल के दुरुपयोग के लिए क्या क्या तैयारी की गई हैं और उसके ऊपर कहाँ कहाँ चेकिंग लगाई गई, कैसे हो रहा है इसका? इसको लेकर के हम लोग पहले से ही कार्य कर रहे थे। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ उसी दिन से हम लोगों ने एफएसटी की टीमें भी लगा दी गई थी, वो लगातार रन कर रही हैं। एसएसटी की टीम भी अब डिप्लॉयड हो गई हैं जनपद में 21 स्थानों पर, जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। फ्लाइंग स्क्वाड भी हमारे लगे हुए हैं जो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। इस पर काफ़ी फोर्स लगाई गई है और साथ में हमारे मजिस्ट्रेट्स भी नामित किए गए हैं जो लगातार बॉर्डर पे, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे भी और बीच के जगहों पे भी आने जाने वाले वाहनों का, व्यक्तियों की तलाशी, चेकिंग, फ्रिस्किंग चल रही है। अभी कुछ ड्रग्स की रिकवरी को छोड़ दें तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। जो सामान ट्रेन पे कई पॉइंट पर हमने खुद रह के चेकिंग कराया, देखा तो लोग कैश का मूवमेंट बहुत कम लेके चल रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग वैसे भी यूपीआई की तरफ बढ़े हैं तो कोई कैश मूवमेंट का बड़ा चांस अभी तक नहीं दिखा है। लीकर पे हमारे यहाँ अच्छी कार्रवाई हुई है, काफ़ी बड़ी रिकवरी हुई है। कोई ऐसे बड़ा खेप तो नहीं मिली। कच्ची शराबों के या लहन के जो चीज़ें जहाँ बरामद हुई हैं उनको नष्ट किया गया और कार्रवाई की गई है। इधर हम लोगों ने कई गैंग को चिन्हित करके उन पर बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच किए हैं, तो उससे हमारे लीकर और नारकोटिक्स के क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा सर उठाने की स्थिति में है नहीं। और जहाँ भी चीज़ें आ रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई हुई है। सभी में जो भी जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे हिस्सेचेस खोली गई, इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, 14(1) में इनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। तो इससे फ़र्क पड़ा है और वो थोड़े से जो जिनको हम कह सकते हैं आपराधिक, अराजक, असामाजिक तत्व, वो निश्चित तौर पर इस स्थिति में बिल्कुल ही नहीं है कि वो चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे।